जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 वालों के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आए हैं। यह पेपर अभी कल ही हुआ है, जो कि कल तारीख थी 9 अप्रैल 2022 और आज है 10 अप्रैल 2022। तो हम इस वीडियो में इस पेपर का एकदम पूरा हल देंगे। आप इस वीडियो को देखकर अगर आप यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी 20% तैयारी हो चुकी है। और हम एक एक प्रश्न का उत्तर बताएंगे और एकदम गहराई से बताएंगे। तो सबसे पहले हम इस पेपर के प्रश्न को यानी कोड को जान लेते हैं। तो यह पेपर का कोड है 825 BX। यह कोड क्या है? BX कोड है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह सामाजिक विज्ञान है और समय 3 घंटे 15 मिनट है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम सभी प्रश्नों का डिटेल में आंसर देने वाले हैं। तो इतना पूर्णांक 70 जो कि सभी लोग जानते हैं। और सामान्य निर्देश ये पहला है कि परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और दूसरा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा हुआ है और दोनों का एक खंड का एक ही में हल करना आवश्यक है। फिर तीसरा निर्देश कहता है कि सबके जो अंक हैं उसके सामने दिए गए हैं। फिर चौथा निर्देश है कि इसमें 4 प्रकार के प्रश्न हैं: लघु उत्तरी और अति लघु और दीर्घ और बहुविकल्पी। फिर इसके बाद पांचवा निर्देश है कि 2 मानचित्र वाला कार्य रहता है तो उसे उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ बांधना आवश्यक है। फिर इसके बाद छठा है कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए तो ये सब आपके काम का नहीं है, क्योंकि आप लोग दृष्टिबाधित नहीं हैं। तो हम पहले हम खंड का की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग शांति के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम इस पेपर को भी इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप इस पेपर को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और सबसे पहले तो हम इसका एकदम पूरा आपका सॉल्यूशन देने वाले हैं, अच्छे से समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले खंड का जो है बहुविकल्पी प्रश्न है। तो इसका पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। ये इसका पहला उत्तर है और पहला प्रश्न है। फिर दूसरा है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है? तो आप लोग भारत में रहने वाले हैं, ये तो आपको आंसर आता ही होगा। फिर भी नहीं आता है तो हम ज़रूर इसका बताते हैं कि भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। इसका दा वाला आंसर सही है। फिर अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका नारा है या किसका कथन है? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा वाला कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 ईस्वी में हुआ था और इसका अंत 1918 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग जान लीजिए। फिर पांचवा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। छठवां वाला है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। तो ये जो है 6 नंबर का इतिहास से और नागरिक शास्त्र से 3-3 नंबर का पूछा जाता है बहुविकल्पी प्रश्न। अब इसके बाद आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हम इसे भी देख लेते हैं। सातवां है कि 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले किन्हीं 2 प्रसिद्ध भारतीयों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले प्रसिद्ध हैं गांधी जी। कौन है? गांधी जी यानी महात्मा गांधी। और दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री। इन दोनों का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। फिर अब आठवां प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित किन्हीं 2 दार्शनिकों के नाम लिखिए। तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित एक दार्शनिक थे रूसो, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। वैसे इनका नाम है रूसो, तो आप लोग इन्हें रूस का समझिएगा, लेकिन नहीं, ये थे फ्रांस का। और दूसरे हैं वाल्टेयर। वाल्टेयर भी एक दार्शनिक थे। और अब आप लोग एक दार्शनिक का नाम और भी जान लीजिए, इनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। तो इस प्रकार 3 दार्शनिक हुए, रूसो, वाल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू। इन तीनों को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है कि संघीय शासन व्यवस्था की कोई 2 प्रमुख
तो विशेषताएं लिखिए। तो इसकी पहली विशेषता है कि इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। और दूसरी विशेषता है कि सत्ता का संविधान द्वारा स्पष्ट बंटवारा होता है, सत्ता का संविधान द्वारा स्पष्ट बंटवारा होता है। यही दो विशेषताएं हैं संघीय शासन व्यवस्था की। और इसके बाद 10वां है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम लिखिए। तो इनमें से सबसे पहला नाम आपको आएगा महात्मा गांधी जी का। इसके बाद अलग अलग भी नाम आएंगे, लेकिन महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो एक हो गए महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस तरह से बहुत लोग हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए थे। फिर इसके बाद देखिए अथवा करके दिया है, तो इन दोनों में से तो हम एक ही करा पाएंगे, नहीं तो ये पेपर 3.25 घंटे का है, तो हमें बहुत लंबा समय लेना पड़ जाएगा। इसलिए हम एक ही करेंगे और आपको एग्ज़ाम में एक ही लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद 11वां है कि सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए किन्हीं 3 उपायों का वर्णन कीजिए, या तो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखिए। इसमें तो आपको नाम लिख देना है केवल, तो इसलिए ये छोटा है, हम इसे ही करते हैं। एक आंदोलन था 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने चलाया था, चंपारण सत्याग्रह। फिर दूसरा है कि 1929 से 30 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, तो 2 आंदोलन हो गए। और तीसरा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने 1942 ईस्वी में चलाया था, जो कि था भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न हुआ। हम आगे बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, 12वां प्रश्न। ठीक है, 12वां प्रश्न क्या है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि क्या कहता है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं। तो इसमें भारतीय लोकतंत्र के समक्ष बहुत चुनौतियां हैं। नंबर 1 है इसमें निरक्षरता। तो आपको निरक्षरता के बारे में एक लाइन में लिख देना है कि भारत में निरक्षरता एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक हम लोग निरक्षर रहेंगे देश का विकास नहीं होगा। और दूसरा है गरीबी। भारत में गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, और केवल हम पॉइंट बताते जाते हैं, आप लोग उसे थोड़ा सा 1-2 लाइन में लिख लीजिएगा। तो पहला हमने आप लोगों को निरक्षरता बताया, फिर दूसरा है गरीबी, ये सब हम चुनौतियां बता रहे हैं। तीसरा है सांप्रदायिकता, चौथा जातिवाद, फिर अगला है कि लैंगिक असमानता, यहाँ पर पुरुष और स्त्रियों में भेद किया जाता है। फिर इसके बाद धार्मिकता, यानी धर्म के रूप में भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा झगड़े लड़ाई होते रहते हैं। इसके बाद क्षेत्रवाद। ये सब बहुत सी चुनौतियां हैं। ये हमने आपको 7-8 पॉइंट बताया। अगर आप इसमें से एक लाइन 1-2 लाइन लिख देते हैं तो इससे आपको 10-15 लाइन हो जाता है। 10 लाइन तो हो जाएगा, तो ये 1 से 6 नंबर का आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद 13वां प्रश्न है। 12वां में तो ये इन दोनों में से एक ही करना था। तो अब 13वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुई थी। इसके उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य ये थे कि उस समय देखिए अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था। तो इसलिए इसकी स्थापना की गई, जिससे भारत के लोगों को आपस में जोड़ा जा सके और जोड़कर एक मजबूत संगठन बनाया जाए, जिससे हम अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकालने में कामयाब हो सकें। यही इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालना। इसके बाद अब मानचित्र कार्य आता है। वैसे तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए मानचित्र लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी हम इसका आपको आंसर बताते हैं। आप लोग अपने बुक में खुद से इसे दर्शाइएगा। तो पहला है मानचित्र वाले में कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वह कहाँ है? वह अमृतसर, या 1919 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ पर? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पड़ता है? तो अमृतसर पंजाब में पड़ता है। तो दूसरा वह स्थान जहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है, तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था। तब पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ करती थी, तब सन 1929 ईस्वी में, लेकिन अब तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ आ गई है।
तो चौथा प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद प्रयागराज में शहीद हुए थे। वैसे तो तब इसका नाम इलाहाबाद था, लेकिन अब इसका नाम प्रयागराज हुआ जा चुका है। इसके बाद है पांचवा कि वह स्थान जहाँ पर सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, तो अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। ये अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। इसके बाद केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, तो ये आपके काम का नहीं, ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के यहाँ है। इसके बाद अब खंड खा आता है, बहुविकल्पी प्रश्न। अब तो हमने खंड का कर लिया, यानी कि 35 नंबर का प्रश्न पूरा हुआ जा चुका है और निर्देश निम्नलिखित विकल्पों में से सही चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 15वां है कि कर्तन दाहन कृषि, जिसे हम झूम कृषि भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, तो या मिजोरम में पाई जाती है। या कहाँ पाई जाती है? मिजोरम में। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है, तो इसमें से ये जो पवन ऊर्जा है एक संभावी संसाधन है। 17वां प्रश्न है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है, यानी मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, तो ये जो ज्वार है, ज्वार को मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद 19वां प्रश्न है कि सामान्यतः किस देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, यानी किस देश को किस आधार पर कहा जा सकता है कि इस देश का विकास होगा। पहला है प्रति व्यक्ति आय पर, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की आय अधिक होगी, उच्च होगी। दूसरा है औसत साक्षरता दर, यानी अधिक से अधिक लोग पढ़े लिखे होंगे, साक्षर होंगे। तीसरा है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ रहेंगे। और इसके बाद दा वाला उपयुक्त सभी पर, तो यही उपयुक्त सभी पर, क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय, शिक्षित और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य ये सभी जरूरी है। तो इसका आंसर दा वाला हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 20वां वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित हैं, किस आधार पर, तो इसका आंसर उद्यमों के साथ स्वामित्व पर, क्योंकि जो भी उद्योग रहेगा उसका अगर स्वामित्व किसी एक आदमी का होगा तो उसे हम निजी क्षेत्र में कहेंगे, और अगर किसी एक आदमी का नहीं होगा तो उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र में लाते हैं। अब इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1-1 नंबर का है, तो इसे हम थोड़ा सा जूम करते हैं, अब देखते हैं। तो पहला 21वां वाला प्रश्न है कि पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किन्हें कहते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार करते रहें, वो हो जाएगा पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि मान लीजिए जल है, कोई नदी से जल बह रहा है, हम उस पर बांध बनाकर हम उससे बिजली पैदा कर रहे हैं, तो एक उपयोग उसका ये हो गया। फिर वो जो पानी बचेगा हम उससे सिंचाई भी कर लेंगे, तो ये इसके 2 उपयोग हुए, यानी कि हम इसके कई उपयोग कर रहे हैं, तो यह पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन हो गया। फिर इसके बाद 22वां वाला कि अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार की पहली विशेषता ये है कि इसमें जो श्रमिक होंगे वो एक निश्चित समय तक ही कार्य करेंगे, यानी उनका समय फिक्स रहेगा कि ये इतने बजे से इतने बजे तक ही कार्य करेंगे। पहली विशेषता ये हो गई। और दूसरी विशेषता ये है कि अगर वो उस समय से अधिक समय तक कार्य करते हैं, यानी कि जो समय उन्हें दिया रहेगा कार्य करने का, अगर वो उससे अधिक समय तक काम करते हैं तो उसे उसका अतिरिक्त वेतन मिलेगा। तो ये इसकी 2 विशेषताएं हो गई। अभी 23वां प्रश्न है कि अल्प रोजगार किसे कहते हैं। तो अल्प रोजगार वैसी स्थिति है जिसमें श्रमिकों को काम तो मिलता है परंतु वह उसकी आवश्यकता और क्षमता से बहुत कम होता है, इसे हम अल्प रोजगार कहते हैं। इसके बाद 24वां प्रश्न है कि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, और अथवा गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशा बताइए। तो खनिजों वाला भी आप लिख सकते हैं या तो गेहूं वाला भी, लेकिन गेहूं वाला आसान है क्योंकि गेहूं की खेती हम सभी के लोगों द्वारा की जाती है। हम सभी के पास खेत हैं थोड़े बहुत, तो सभी लोग गेहूं की खेती करना जानते हैं कि इसकी पहले बुआई का समय, ठीक है, सिंचाई कितनी बार होनी चाहिए, कितना इसमें बीज डालना चाहिए, और इसका तापमान
और इसमें इसके लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयोगी होगी, तो ये हो गई गेहूँ के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। आपको इसे 5 लाइन में लिख देना है कि इसका समय लिख देना है और इसका कटाई का समय लिख देना है, फिर ये हो जाएगा। तो गेहूँ वाला आप लोग अपने से कीजिएगा क्योंकि ये आसान है। फिर इसके बाद 25वां प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए, अथवा राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं तथा प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, ये हम बताते हैं। प्रति व्यक्ति आय यानी कि किसी देश का कोई आदमी जितना स्वयं अकेले कमाता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय यानी सभी व्यक्तियों की आय को जब हम जोड़ देते हैं तो राष्ट्रीय आय हो जाती है। तो यही दोनों में अंतर है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे 26वां प्रश्न है। 26वां प्रश्न यह है कि भारत में मिट्टी के प्रकारों पर एक निबंध लिखिए। या तो मिट्टी के बारे में लिखना है, तो मिट्टी के बारे में लिखना है, या तो आप इसमें लिख देंगे जलोढ़ मिट्टी, फिर उसके बारे में थोड़ा लिख देंगे, फिर लिख देंगे कहीं काली मिट्टी, फिर उसके बारे में लिख देंगे। या तो अगर आप इसे नहीं करेंगे तो इस 26वें वाले को करेंगे कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं। यानी कि मिट्टी का किसी भी विधि द्वारा कट कर बह जाना भूक्षरण कहलाता है। इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। तो एक देखिए वृक्षारोपण, पहला उपाय ये, मेड़बंदी करना दूसरा उपाय ये है। और जैसे कि खेतों में अनियंत्रित पशुओं की चराई होती है तो उनके खुरों से मिट्टी कट कर बह जाती है, तो ये इसका उपाय हो गया, इसे भी नियंत्रित करना। तो इस प्रकार से हम भूक्षरण को रोक सकते हैं। अब इसके बाद हम आखिरी प्रश्न यानी 27वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा है कि भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। तो पहले हम देखते हैं वैश्वीकरण क्या है। यानी कि सभी देशों के मध्य तीव्र व्यापारिक एवं एकीकरण, जो व्यापार होता है और जो एकीकरण के मध्य, जो भारत में सभी देशों के मध्य व्यापारिक एकीकरण की जो क्रिया होती है वैश्वीकरण कहलाती है। यानी कि हम इसे आम भाषा में कहें तो हम अपने देश से अनाज बेचते हैं, हम भारत वाले अपने देश से अनाज बेचते हैं तो दूसरे देशों से हम पेट्रोलियम खरीदते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम भारत देश में बहुत ही कम है। तो यही प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। और हमें भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव पर प्रकाश डालना है तो जो है कि हम लोग देख रहे हैं कि भारत में वैश्वीकरण बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और बिना वैश्वीकरण के कुछ भी संभव नहीं है। इसके बाद मानचित्र कार्य वाला कि कृष्णा नदी, इसे दर्शाना है। तो कृष्णा नदी जो है कि उत्तरी भारत में बहती है, तो गलती हो गई, कृष्णा नदी दक्षिणी भारत में बहती है, तो हम इसे दक्षिणी भारत में दर्शा देंगे। इसके बाद दूसरा है कि सरदार सरोवर बांध इस चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो यह नर्मदा नदी पर बना हुआ बांध है, तो हम इसे भी नर्मदा नदी पर इस बांध को इस चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे, ये जो गोल चिन्ह है। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न कि उत्तरी पूर्वी भारत में चाय उत्पादक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा। तो उत्तरी पूर्वी भारत यानी जो उत्तर हो और थोड़ा सा पूरब भी हो, तो ये असम में होता है, तो आप लोग असम इसे दर्शा दीजिएगा। इसके बाद चौथा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा। आप सभी लोग उत्तर प्रदेश के हैं और आप सभी लोगों के यहाँ गन्ना होता होगा, तो आप लोग अब अपने आसपास के जिलों को इसमें दर्शा सकते हैं। लेकिन ऐसे यही जो इसमें जो चिन्ह बना हुआ ऐसे ही चिन्ह में आपको दर्शाना पड़ेगा। इसके बाद विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि भारत के पूर्वी छोर पर स्थित है, तो आप लोग विशाखापट्टनम को भी दर्शाइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।